प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पोषक तत्वों के बारे में पिछले वीडियो में चल रहा था और डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक पोषक तत्व, उसमें डिस्कस किया है विटामिन के बारे में, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। अब उससे आगे डिस्कस करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन यानी वे पोषक तत्व जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्रोटीन शरीर निर्माणकारी पदार्थों के रूप में जानी जाती है, यानी बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के निर्माण की ब्लॉक्स के रूप में जानी जाती है। और बहुत सारी प्रोटीन्स, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं। डिस्कस आपके कोर्स में अब नहीं रहा है, इसलिए ग्रेजुएशन में आप इसे पढ़ेंगे विस्तार से। तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां, मैरेस्मस, क्वाशरकोर, इस तरह की बीमारियां हैं जो प्राय हो जाती हैं। और प्रोटीन चूंकि ये ऊर्जादायक पदार्थों की श्रेणी में आता है, हालांकि इससे इतनी अधिक ऊर्जा नहीं, केवल 4.3 कैलोरी एक मॉलिक्यूल से 4.3 कैलोरी, 4.3 से लेकर के 4.7 कैलोरी के बीच में एनर्जी रिलीज होती है, हमें प्राप्त होती है, जो शरीर निर्माण की काम में आती है। इन्हें निर्माणकारी पदार्थों के रूप में जाना जाता है। इनका कमी से जो मुख्यतः बीमारियां होती हैं वो होती हैं कमजोरीपन, यानी बिल्कुल बच्चे का सूखापन एक तरह से वो दिखाई देता है, हड्डियों का विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता और वृद्धि रुक जाती है। बिल्डिंग में यदि आप दीवार को चीनते समय उसके ऊपर ईंट पे ईंट नहीं लगाते चलेंगे तो दीवार बढ़ेगी कैसे? वही स्थिति है। यदि ये निर्माणकारी तत्व, प्रोटीन जैसे निर्माणकारी तत्वों के शरीर में कमी हो जाएगी तो जो विकास है, हड्डियों का विकास है, मसल्स का विकास है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स का विकास है, वो रुक जाता है। और यदि हम इसकी उपलब्धता जाने तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। घरों में जो दालें हैं, मेरे ख्याल से चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, सोयाबीन, जितनी दालें हैं, यदि नियमित रूप से उन्हें ही हम खाते रहें तो प्रोटीन को एक्स्ट्रा सोर्स के रूप में लेने की आवश्यकता पूरी जिंदगी आपको नहीं पड़ेगी। जो बेस्ट सोर्स हैं दालों में भी, वो आपकी जो सोयाबीन है और जो मूंग की दाल छिलके वाली है। यदि आप इन दोनों को समय समय पर प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर विकास भी कर रहा है और प्रोटीन की पूर्ति आपके अंदर हो रही है। आपने कभी महसूस भी किया होगा कि जब बीमारी खत्म होती है, डॉक्टर के हम जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो जो खाने में प्रेस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी आप ले लेना या दाल का पानी आप ले लेना। उसके लेने से मतलब क्या है कि वो जो हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हुई है, निर्माण रुक गया है, वो दोबारा से शुरू हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट। विटामिन, प्रोटीन्स के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, यानी वे पोषक तत्व जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रेट यानी जल के रूप में, जल का रूप क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उस रूप में मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। स्वादिष्ट होते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के अच्छे सोर्स हैं। प्राय जो दैनिक ऊर्जा मिलती है, नियमित ऊर्जा जिससे हम शरीर हमारा चलता है, हम काम करते हैं, वो हमें प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट अनाजों के खाने से ही, रोटी, दाल, चावल के खाने से ही मिलते हैं। सभी ऐसे पदार्थ जो भोजन के रूप में लिए जा सकते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है। ज़्यादा मात्रा उन पदार्थों में पाई जाती है जो खाने में मीठे होते हैं, अर्थात उनका स्वीट टेस्ट होता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसका, वो है वसा। वसा में कोई अपना टेस्ट नहीं होता। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के सब्स्टिट्यूट हैं और इनका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते भी हैं, घी और तेल, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। खाए जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों में मिला लेते हैं, सब्जी में मिला लेते हैं, सब्जी का टेस्ट आ जाता है। चपातियाँ पर घी लगा लेते हैं, चपातियों के टेस्ट में खा लेते हैं। तो लेकिन ये ऊर्जा के सबसे अच्छे सोर्स हैं। एक मॉलिक्यूल फैट से लगभग 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है, यानी कुल मिलाकर के हम देखें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगनी से भी ज़्यादा। तो प्रतिदिन नियमित रूप से जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, यहाँ तक कि 60 तक की एज वाले लोगों को नियमित रूप से
वसा का प्रयोग करना चाहिए, यानी घी, तेल, जो इस तरह के पदार्थ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि ऊर्जा भी मिलती रहे और शरीर निर्माण में कोई दिक्कत ना आए। और लास्ट बिंदु है इसमें न्यूक्लिक अम्ल। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में डीएनए, आरएनए के रूप में पाए जाते हैं और ये इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, और यदि ऐसा नहीं होगा तो पीढ़ियों की पहचान खत्म हो जाएगी। पीढ़ियों का जो बीच में कोऑर्डिनेशन है, जनरेशन का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, और यदि वो खत्म हो गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट वगैरह करते हैं अपराधियों को पहचानने में, जीनियस की पहचान करने में, इंटेलिजेंस क्वोशेंट आईक्यू को डिफाइन करने में, इन चीज़ों को डिफाइन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ये न्यूक्लिक अम्ल भी शरीर में बने रहे, इन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन न्यूक्लिक अम्लों के बनाने के लिए शरीर में बने रहे, हमें किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस जो हमने ऊपर सोर्स बताए हैं, चाहे वो कार्बनिक पदार्थों भोजन के रूप में हो, चाहे वो अकार्बनिक पदार्थों के भोजन के रूप में हो, उनके रूप में हम ग्रहण करते रहेंगे तो निश्चित रूप में हमें एक संतुलित आहार मिलता रहेगा। और संतुलित आहार का मतलब है जिसमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में है, उन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति शरीर को मिलती रहे, वही संतुलित आहार कहलाता है, वही पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं। अब इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद में डिस्कस करेंगे इनके पाचन के, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो आप देखेंगे उसमें हम डिस्क्रिप्शन करेंगे रुधिर का। रुधिर क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उसके अवयव हैं, इन सब बातों का जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी वीडियो से आपको ये विज्ञान, जो आजकल व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, घर बैठे आप पढ़िए, तो जीव विज्ञान में इससे आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा। जिन्हें कोई आशंका है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जो भी कोई दिक्कत है जीव विज्ञान से संबंधित उसे लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए।